मनरेगा के अंतर्गत क्या देखे थे, कल हो गया था क्या कंप्लीट, बचा हुआ है ना। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मनरेगा वर्तमान में कितने जिलों में है, ठीक है, उनकी मतलब मजदूरी कल में कितना बताया था, 243 रुपया, जबकि मतलब वर्तमान 25-26 की बजट में यह बढ़कर कितना हो गया है, 261 रुपया, कितना, 261 रुपया। तो इन सबको बात को देखेंगे और कुछ कुछ विशेष धाराएं हैं जो क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत देख लेते हैं क्या चीज, विशेष धाराएं, विशेष धाराएं। ठीक है, अगर बात करूं मनरेगा के अंतर्गत, तो इनके 6 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं इसमें, प्रमुख रूप से 6 अध्याय हैं और उसमें 34 धाराएं हैं, कितने, 6 अध्याय और कितना, 34 धारा है, कितने, 34 धारा है। इनमें से हम 9-10 प्रमुख रूप से देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला कौन सा, धारा नंबर 3, कौन सा, धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है, अगर पूछेगा तो बताना, ग्रामीण रोजगार की जो गारंटी है मनरेगा के अंतर्गत, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो गारंटी युक्त जो काम है, ठीक है, मजदूरी है, काम है, वह कितने दिन का, 100 दिन का। ठीक है, कितने दिन का, 100 दिन का। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी है। ठीक है, कार्य के लिए क्या है, गारंटी है, कितने दिन के कार्य के लिए, तो 100 दिवस, कितने दिवस, 100 दिवस के लिए। ठीक है, कितने दिवस के लिए, 100 दिवस के लिए। ठीक है, कितने दिवस के लिए, तो 100 दिवस के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत एक गारंटी युक्त 100 दिवस का क्या दिया जाता है, रोजगार, क्या दिया जाता है, रोजगार। तो किसमें है बोलेगा तो धारा 3। ठीक है, इसमें है धारा 3। ठीक है, दूसरा धारा नंबर 5 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, धारा नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या है, रोजगार गारंटी युक्त, मतलब गारंटी युक्त ग्रामीण, ग्रामीण गारंटी युक्त रोजगार। ठीक है, रोजगार की क्या है, शर्तें हैं, क्या चीज है, शर्तें दिए गए किसमें, धारा 5 में। अर्थात मनरेगा के तहत जो हमें मतलब कार्य दिवस दिया जाता है या फिर काम की गारंटी दिया जाता है, उस गारंटी की कुछ शर्तें हैं। तो काम दिलाने के लिए, जो गारंटीकृत रोजगार दिलाने के लिए जो शर्त है, उसे किसमें रखा गया है, धारा नंबर 5 में। ठीक है, किसमें रखा है, धारा नंबर 5 में। धारा नंबर 6 देखो, सबसे पहले ये देखो, अगर कोई चीज कानून से या फिर लॉ से बना है या एक्ट से बना है, वो किस में आता है, धारा में आता है, किस में आता है, धारा में आता है। और जो चीज संविधान में है, ठीक है, क्या चीज है, संविधान में अभी है, उसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स, क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, दोनों को ध्यान देके चलेंगे, दोनों में क्या है, थोड़ा से फर्क है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, धारा नंबर 6, कौन सा, धारा नंबर 6 में इसमें क्या दिया गया है, आपका जो पैसा है, ठीक है, क्या है, पैसा है, अर्थात मजदूरी दर है वो कितना नहीं होना चाहिए, 50 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, मजदूरी दर आपका कितना नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। ठीक है, 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, 50 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो मजदूरी का दर है वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर देखें तो 2023-24 में कितना था, 2023-24 में 221, 2024-25 में बढ़ा, कितना हुआ, 243, वर्तमान 25-26 में कितना हो गया, वो 261 रुपया। तो कम होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 बोलता हूं, धारा नंबर 7, धारा नंबर 7 में दिया है क्या चीज, बेरोजगारी, बेरोजगारी भत्ता। क्या दिया गया है,
बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता भुगतान कौन करेगा? तो राज्य। किसका दायित्व है ये? राज्य का दायित्व है। ठीक है, तीसरा मतलब सातवां के बाद आप देखेंगे हम कितना, धारा नंबर 9, कितना देखेंगे? 9। इसमें दिया गया है कि बेरोजगारी भत्ता से जो वंचित हैं, ठीक है, क्या है? बेरोजगारी भत्ता से, बेरोजगारी भत्ता वंचित, मतलब बेरोजगारी भत्ता से हम कैसे वंचित हो सकते हैं, इसके बारे में किसमें दिया गया है? धारा नंबर 9 में। कितने दिया है? धारा नंबर 9 में क्या दिया है? बेरोजगारी भत्ता से हमें कैसे वंचित किया जाता है, तो इसके बारे में किसमें दिया गया है? धारा नंबर 9 में। ठीक है, इसमें धारा नंबर 9 में। ठीक है, 10 में क्या दिया है? गलत ये है बोलेगा तो जो केंद्रीय परिषद है, ठीक है, क्या है? केंद्रीय परिषद है, तो केंद्रीय परिषद रोजगार गारंटी, ठीक है, कहाँ है? तो दिल्ली में। मंत्रालय कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, धारा नंबर कौन सा बोला मैं? 10। ठीक है, क्या है बोला? तो जो केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद किसका? रोजगार गारंटी का। ठीक है, रोजगार गारंटी का जो केंद्रीय परिषद है वो कहाँ है, या फिर उसका मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, या फिर कह सकते हैं दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और केंद्रीय परिषद के क्या कर्तव्य है, ठीक है, केंद्रीय परिषद के क्या कर्तव्य है वो दिया गया है किसमें? आर्टिकल आर्टिकल बोलता हूँ, बार बार आर्टिकल, संविधान पढ़ोगे तो आर्टिकल याद है, आर्टिकल याद है। धारा कितने नंबर? 11 नंबर में केंद्रीय परिषद के कार्य, ठीक है, क्या दिया गया है? तो केंद्रीय परिषद के कार्य दिया गया है कि केंद्रीय परिषद बना है वह क्या कार्य करेगा और उसका क्या कर्तव्य है। तो ये केंद्रीय परिषद का कार्य कर्तव्य किसमें दिया गया है? धारा नंबर 11 में। किसमें दिए गए? धारा नंबर 11 में। 12 में दिए, अब केंद्र का हो गया तो राज्य का। तो राज्य रोजगार गारंटी परिषद कहाँ होगा? राज्य रोजगार गारंटी परिषद। राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन गठन कौन करेगा? तो राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। धारा नंबर 12, इसमें धारा नंबर 12, ठीक है। और धारा नंबर 12 के बाद हम देखेंगे कौन सा? धारा नंबर 16। कौन सा? धारा नंबर 16। इसमें दिया है ग्राम पंचायत के दायित्व। आखिर ग्राम पंचायत का मनरेगा के तहत उसमें क्या दायित्व है, ठीक है। तो धारा नंबर कौन सा बोला मैं? 16। क्या दिए है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का दायित्व, मतलब मनरेगा में जो ग्राम पंचायत का भूमिका है उसका क्या दायित्व है, उसे किस में दिए गए है? धारा नंबर 16 में। किसमें? धारा नंबर 16। धारा नंबर अब देखिए कितना? 17। 16 के बाद कितना? 17। तो ग्राम सभा द्वारा, किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा कार्य का क्या किया जाएगा? सामाजिक अंकेक्षण। क्या किया जाएगा? सामाजिक अंकेक्षण। धारा नंबर कौन सा? कौन सा बोला? धारा नंबर 17। ग्राम सभा द्वारा, किसके द्वारा? तो ग्राम सभा द्वारा कार्यों का क्या होगा? सामाजिक अंकेक्षण। क्या होगा? सामाजिक अंकेक्षण। और याद रखना यह सामाजिक अंकेक्षण 6 माह में एक बार होता है। कितने बार? 6 माह में एक बार कराया जाता है, ताकि मनरेगा के तहत जो कार्य है वो अच्छे से और बिना किसी प्रकार के मतलब विवाद या फिर किसी भी प्रकार का घोटाला से ना चले। तो इस कार्य के क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंकेक्षण के लिए क्या किया जाता है? एक सामाजिक अंकेक्षण दल की गठन किया जाता है जिला स्तर पे। किस स्तर पे? जिला स्तर पे, ठीक है। यहां तक ठीक है। 19, इसमें क्या है? तो शिकायत निवारण तंत्र है। धारा कौन सा? 19। क्या है इसमें? तो शिकायत निवारण तंत्र, अर्थात कहने का मतलब है
निवारण तंत्र। मनरेगा के तहत कोई भी अगर शिकायत है तो उसकी जानकारी किसमें दिया गया है, धारा नंबर 19 में। और लास्ट आता है आपका धारा नंबर 20 में, मनरेगा के जो भी अधिनियम है उससे उल्लंघन करने वाले को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बोलता हूँ, उसको 1000 रुपए का जुर्माना होगा। क्या होगा, 1000 का जुर्माना। ठीक है। 25 में क्या है, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करेगा, क्या करेगा, उल्लंघन होने पर उसे कितना, 1000 रुपए का क्या होगा, आपसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो आर्टिकल बताओ फिर, धारा नंबर 25 में क्या है, मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को कितना, 1000 रुपए का जुर्माना मिलेगा वो तो देना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या देखिए, धारा 3 में ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत 100 दिवस की क्या देता है, कार्य की गारंटी देता है, धारा नंबर 3। धारा 5 में ग्रामीण गारंटी युक्त रोजगार, ठीक है, कि उसकी शर्तें है, क्या क्या है, 6 में दिए है, मजदूरी दर 50 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। धारा नंबर 7, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करेगा, राज्य करेगा। और धारा नंबर 9, बेरोजगारी भत्ता से वंचित हमें कैसे किया जा सकता है उसके बारे में है। धारा 10, केंद्रीय परिषद रोजगार गारंटी मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में या फिर नई दिल्ली में। धारा 11 है, केंद्रीय परिषद के कार्य क्या है और उसका कर्तव्य क्या है। 11 के बाद 12, आप राज्य स्तर में आ जाओ तो राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। 16 में ग्राम पंचायत का दायित्व है। 17 में ग्राम सभा द्वारा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है, जो कितने अवधि में कराया जाता है, तो 6 माह के अवधि में। ठीक है। धारा 19 शिकायत निवारण तंत्र है। और धारा 25 देखे इसके लिए है, तो मनरेगा के जो अधिनियम है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो 1000 रुपए का क्या है, उसमें जुर्माना है। क्या है, उसमें जुर्माना है। ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं कुछ और ये मुख्य बातें, कुछ और मुख्य बातें। जैसे वर्तमान मनरेगा 691 जिलों में संचालित है। कितने में, 691 में। ठीक है। मनरेगा कितने में, 600 कितना बोला, 39 ना, कितना बोला जी, 691 जिला में जी। कितने जिला में, 691 जिला में क्या है, संचालित है। कितने में, 691 जिला में क्या है, संचालित है। सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा, तो ग्राम सभा द्वारा होगा। किसके द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में होगा। सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही कहाँ होगा, ग्राम सभा में। कहाँ होगा, ग्राम सभा में। अर्थात जो सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए आता है पंचायत में कोई दल, तो वह दल एक हफ्ता वहां रुक के वहां के जो भी सर्वे करना रहता है, जॉब कार्ड संबंधित या फिर मास्टर रोल संबंधित, पंच सरपंच के बारे में जो भी जैसे भी है, या मजदूरी दर के, या फिर कोई शहर चला गया है उसके जो जॉब कार्ड है उसे निरस्त नहीं किया गया है, या फिर उसे उसके जॉब कार्ड में क्या मास्टर रोल में अटेंडेंस लगा के उसके पैसे को क्या कर रहे हैं, रोजगार सहायक गबन कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का निगरानी कौन करता है, या कार्य सही रूप से हुआ है कि नहीं हुआ उसका निगरानी कौन करता है, या फिर उसका सर्वेक्षण कौन करता है, तो एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई या फिर दल का गठन किया जाता है। वह एक हफ्ता रहकर उस पंचायत में उस सब चीज को एकत्रित करता है और उसका सुनवाई कहाँ होता है, तो ग्राम सभा द्वारा। कहाँ होता है, तो ग्राम सभा में होता है। ठीक है। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, ठीक है, मनरेगा योजना का क्या क्रियान्वयन, तो ये कौन करेगा, तो ग्राम पंचायत। कौन करता है, ग्राम पंचायत। और मनरेगा योजना का जो संचालन कौन करता है बोलेगा, तो रोजगार सहायक में कल बता दिया था, कौन, रोजगार सहायक। ठीक है। उसी के साथ अगर मनरेगा के तहत कोई मजदूर काम कर रहा है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसे कितना मिलेगा, 25,000 रुपए क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अब जब उसमें जाओगे तो रोजगार सहायक के नीचे कौन आता है, आपका मैट आता है। कौन आता है, मैट आता है। तो एक मैट के पीछे ज्यादा से ज्यादा कितने, 50 मजदूर आएगा। कितने, 50, उससे ज्यादा अधिक मजदूर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइजर करते हैं ना, कि इतने व्यक्तियों को सुपरवाइजरी वो करता है कि वह कार्य को क्या करेगा, कराएगा। तो उसी प्रकार आप रोजगार गारंटी अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोदी बोलते हैं ना, वहां जाओगे तो एक मेट रहता है। क्या रहता है, मेट रहता है। वह जगह को क्या करता है, नाप के देता है कि इतने जगह को आप क्या करोगे,
उसमें काम करोगे ऐसे करके, या फिर और दूसरा कार्य है जैसे आपका सड़क वगैरह बन रहा है और कुछ है, तो उसमें उस मैट के अंदर कितने मजदूर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 मजदूर रहेंगे। कितने? ज्यादा से ज्यादा 50 मजदूर रहेंगे। ठीक है। और मनरेगा के तहत क्या है, हेल्पलाइन नंबर है, तो राज्य द्वारा जारी क्या है आपका हेल्पलाइन, क्या है हेल्पलाइन नंबर है। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो हेल्पलाइन नंबर है 2332 क्या है 425। तो इसे याद रख लेना, हेल्पलाइन नंबर राज्य सरकार जारी किए है, क्या है, तो 18002332425425। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? चलो आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, और आगे जाएंगे तो बजट सत्र में बता दिया हूं, किसमें बजट सत्र कब 2025-26 में, 25-26 में मजदूरी दर कितना हो गया है, मजदूरी दर कितना हो गया है, तो 261 रुपया। ठीक है, कितना 261। इससे पहले क्या था 2024-25, क्या था 2024-25 में कितना था, मजदूरी दर कितना था, तो 243 रुपया, कितना था 43। और इससे पहले जाएंगे हम लोग कौन से में, 23-24 में, किसमें 23-24 में, तो यह मजदूरी दर था आपका कितना 221 रुपया, कितना था 221 रुपया। तो तीनों सत्र के या तीनों वित्तीय वर्ष के दौरान अगर किसी भी वित्तीय वर्ष का मजदूरी दर पूछे तो आपको बताना है कि 21, 43 और 61। ठीक है। और इसके अंतर्गत कितनी की बढ़ोतरी हुआ है उसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें माइनस करके क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जो बढ़ोतरी हुआ है उसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब मनरेगा के लिए क्या किया गया है, बजट। ठीक है, इस बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, तो याद रखना 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए का क्या है, बजट पारित किया गया है। और यह बजट कौन कौन से ईयर के लिए है, तो यह 2025-26 के लिए भी यही था, और 2024-25 के लिए भी क्या था, यही था। कितना 86,000 करोड़ रुपए। और ये मनरेगा के तहत जो ग्रामीण विकास में जो पैसा आता है, बजट आता है, उसे कार्य के दौरान क्या कर सकता है, अधिक और बढ़ा भी सकता है। इसलिए सरकार क्या किया है, जो केंद्र के द्वारा है, कितना करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। ठीक है, क्या किया है। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ूं तो मनरेगा में जो अवार्ड के लिए नामांकित क्या रहता है, टीम रहता है, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसके लिए मनरेगा अवार्ड के लिए, ठीक है, मनरेगा अवार्ड के लिए नामांकित जो दल रहते हैं उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। किसे, मनरेगा अवार्ड नामांकित दल को क्या कहा जाता है, उसके मुखिया को या फिर उसके प्रमुख को प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। और मनरेगा योजना में जो अवार्ड मिलता है वो किसे मिलता है, ग्राम पंचायत को। ठीक है, अवार्ड किसे मिलता है, तो ग्राम पंचायत, किसे मिलता है, ग्राम पंचायत को क्या मिलता है, मनरेगा योजना के जो अवार्ड मिलता है वो किसी न किसी ग्राम पंचायत, अर्थात वहां के एक को नहीं मिलता, मतलब पूरे पंचायत को, ग्राम पंचायत के नाम से क्या होता है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार समारोह होता है 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को कृषि भवन दिल्ली में। कहाँ होता है पुरस्कार समारोह, कब होता है, 2 फरवरी, कहाँ होता है, तो कृषि भवन दिल्ली, कृषि भवन दिल्ली में। ठीक है, कहाँ, कृषि भवन दिल्ली, कब होता है, तो 2 फरवरी को कृषि भवन दिल्ली में। ठीक है, कहाँ, दिल्ली में। एक और लास्ट मुख्य प्रमुख बातें, अब मनरेगा के तहत व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके कार्य के घंटे क्या हैं, तो अधिकतम 9 घंटे है, वो भी मजदूर के विश्राम को भी इंक्लूड करके कितने, 9 घंटा। ठीक है, तो याद रखना मनरेगा में जो मजदूर कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसके कार्य का जो समय है, ठीक है, कार्य करने का समय है वो
अधिकतम कितना है 9 घंटा है, उसमें उसके विश्राम को भी क्या किया है इंक्लूड किया गया है, मतलब विश्राम करके वो कितने घंटा काम करेगा तो 9 घंटा। कितने घंटा 9 घंटा। ठीक, चलो इसे नोट करो। उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा NRLM, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब आगे क्या कर लेते हैं, मनरेगा यहीं तक है, इसलिए इसमें से ज्यादा और नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM का फुल फॉर्म नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, क्या चीज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निर्धनों के लिए कार्यक्रम या फिर निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निर्धनों के लिए कार्यक्रम, या कहा जाता है निर्धनों द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है निर्धनों के लिए कार्यक्रम या निर्धनों के द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, NRLM का क्या हुआ प्रारंभ, शुरुआत कब हुआ, तो इसका प्रारंभ होता है कब जून 2011 को। कब होता है जून 2011 को क्या होता है, इसका शुरुआत होता है कब, तो जून 2011 इसका NRLM का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके नाम में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाम में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। कब होता है, तो 2016 में। कब होता है, तो 2016 में। डेट याद रखना 29 मार्च, कब 29 मार्च 2016 को। ठीक है, 29 मार्च 2016 को क्या हो जाता है, नाम में परिवर्तन आ जाता है और क्या हो जाता है NRLM था, इसके जगह क्या हो जाता है DAYNRLM। क्या हो जाता है DAYNRLM, अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अगर बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, यहां तक। तो DAY अर्थात क्या हो जाएगा आपका दीनदयाल। क्या हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो कब हुआ नाम परिवर्तन बोलेगा तो 29 मार्च 2016 को। स्टार्ट कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ बोलेगा तो जून 2011 को। कब हुआ जून 2011 को क्या हुआ प्रारंभ हुआ, नाम में इसकी परिवर्तन हुआ और DAY अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या गया उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, अब दूसरा चीज, अब बात करेंगे क्या चीज इसके मंत्रालय का। ठीक है, किसका, तो इस योजना चालू किया है तो इसे कार्य करने के लिए क्या होगा कोई ना कोई मंत्रालय होगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन सा आ जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा आ जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा आ जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय आ जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रारंभ कब हुआ जून 2011, नाम परिवर्तन 23 मार्च 2016, DAY जोड़ दिए गए, NRLM पहले से था। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं इस योजना के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब परिवारों के ठीक है अनेक प्रकार के आजीविका को क्या करना बढ़ाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के अनेक प्रकार के जो आजीविका है उसे क्या करना बढ़ावा देना और क्या करना वित्तीय सेवाओं को बेहतर क्या करना पहुंच के माध्यम से गरीबी को क्या करना कम करना। क्या करना गरीबी को कम करना या फिर गरीबी को क्या करना खत्म करना। ठीक है, तो ग्रामीण परिवार के लिए उद्देश्य में क्या लिखेंगे हम लोग
उद्देश्य में क्या लिखूंगा, तो ग्रामीण परिवारों के लिए, इसके लिए ग्रामीण परिवारों के लिए, इसके लिए ग्रामीण परिवारों के लिए अनेक प्रकार के क्या करना, आजीविका को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण परिवार के लिए अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के आजीविका को क्या करना, आजीविका को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना इसका क्या है, उद्देश्य है। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन परिवारों को आजीविका के अनेक प्रकार के जो आजीविका है उससे बढ़ावा देंगे, तो बढ़ावा देने और क्या करना, वित्तीय सेवाओं का बेहतर पहुंच के माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से, और वित्तीय सेवाओं के, और वित्तीय सेवाओं के बेहतर पहुंच से, बेहतर पहुंच से क्या करना, ग्रामीण गरीबी को क्या करना, खत्म करना। क्या करना, ग्रामीण गरीबी को खत्म करना, से गरीबी खत्म करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो पहुंच से ग्रामीण गरीबी को क्या करना, खत्म करना, इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब देख लेते हैं क्या चीज, सहायता। सहायता कौन कर रहा है इसके लिए, तो कौन कर रहा है, विश्व बैंक। कौन कर रहा है, विश्व बैंक द्वारा, इसके द्वारा विश्व बैंक द्वारा आंशिक निवेश, इससे आंशिक निवेश सहायता से, इससे आंशिक निवेश सहायता से। ठीक है, इसके लिए आंशिक निवेश कौन से, तो विश्व बैंक। कौन सा, विश्व बैंक। कहाँ है इसका मुख्यालय, कहाँ है विश्व बैंक का, स्विट्जरलैंड। कहाँ है जी, चल पता कर गया ना। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है पता करना। ठीक है, कल मैं पूछूंगा कौन सा, विश्व बैंक का। ठीक, अब आगे देख लेते हैं NRLM मिशन क्या है। NRLM मिशन, जो उद्देश्य है वही क्या है, इसका मिशन है। ठीक है, उद्देश्य वही क्या होगा, आपका मिशन। क्योंकि ग्रामीण परिवार के जो गरीबी या अधिकतम निर्धन व्यक्ति हैं उसे क्या करना, मतलब आजीविका देना, उसे बढ़ावा देना, और उसके साथ साथ ही गरीबी को क्या करना, कम करना। क्या करना, कम करना। तो मिशन के अंतर्गत लिख सकते हैं, गरीब परिवार को उपयोगी स्वरोजगार, क्या चीज, उपयोगी स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता को क्या करना, कम करना। क्या करना, कम करना। तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण गरीब, या फिर ग्रामीण गरीब परिवार को ना, तो क्या लिखूंगा, गरीब परिवार को उपयोगी, ग्रामीण गरीब परिवार, परिवार को क्या करना, उपयोगी स्वरोजगार, उपयोगी स्वरोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल आधारित, कौशल आधारित, कौशल आधारित क्या करना, कौशल आधारित रोजगार प्रदान कर, रोजगार प्रदान कर क्या करना, कौशल आधारित रोजगार प्रदान कर ग्रामीण गरीबी को, ग्रामीण गरीबी को कम करना। क्या है, कम करना, ताकि जो गरीब है वह क्या कर सके, एक संस्थागत या सुव्यवस्थित रूप से आजीविका प्राप्त कर सके और अपने आजीविका को क्या करे, स्थायी कर सके। क्या कर सके, अपने आजीविका को स्थायी कर सके, सशक्त कर सके। ठीक है, यहां तक ठीक। अब देख लेंगे इसमें NRLM के कुछ मुख्य मूल्य है। क्या है, NRLM के मुख्य, NRLM के मूल्य, या फिर NRLM
मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, NRLM क्या कह सकते हैं, मूल्य भी कह सकते हैं। सभी कार्यकलापों में, किसमें, कार्यकलापों के संबंध में जो मूल्य दिशा निर्देशक है, क्या है, मूल्य दिशा निर्देश है वो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है पूछेगा, तो पहला आप बता सकते हो क्या चीज है करके, तो सभी कार्यकलापों के संबंध में क्या करना, या फिर सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को क्या करना, शामिल करना, क्या करना, शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। ठीक है, तो सभी क्रियाकलापों में, किसमें, ग्रामीण के या फिर NRLM के सभी, NRLM के सभी प्रक्रियाओं में, ठीक है, किसमें, प्रक्रियाओं में या फिर कार्यकलापों के संबंध में, किसमें, इसमें भी प्रक्रियाओं में निर्धनतम गरीब परिवार को, किसे, निर्धनतम गरीब परिवार को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना। निर्धनतम व्यक्तियों लिखो या फिर परिवार को, निर्धनतम व्यक्तियों को क्या करना, शामिल करना और उन्हें महत्वपूर्ण क्या करना, भूमिका देना, महत्वपूर्ण क्या करना, भूमिका देना। ये NRLM का पहला मूल्य है, क्या है, पहला है। दूसरा पूछेगा तो दूसरा क्या रहेगा, तो दूसरा रहेगा आपका कि सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में, क्या, किसमें, सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, तो सभी प्रक्रियाओं, किसके भी, RLM के, ठीक है, किसकी, NRLM के सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही क्या करना, सुनिश्चित करना। ये क्या है, इसका दूसरा है। ठीक है, क्या है, दूसरा कंडीशन है या दूसरा मूल्य है। पहला क्या है, तो NRLM के सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना और उन्हें क्या करना, महत्वपूर्ण भूमिका देना, ताकि वो आगे आएंगे तो क्या होगा, उसका विकास होगा। सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को क्या करना, सुनिश्चित करना, क्या करना, सुनिश्चित करना। और तीसरा आ जाएगा आपका क्या चीज, आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों पर गरीबी को क्या करना, स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना। किसमें, तो याद रखना, आयोजना, इसमें, आयोजना में, ठीक है, और किसमें, तो क्रियान्वयन में, किसमें, क्रियान्वयन और निगरानी में, किसमें, निगरानी में गरीब परिवारों को या फिर किसे, निर्धन को, किसे, निर्धन व्यक्तियों को या फिर आयोजना, क्रियान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों में गरीबों को क्या करना, स्वामित्व तथा देना तथा उनकी भूमिका सुनिश्चित करना, क्या करना, उनकी भूमिका क्या करना, सुनिश्चित करना। ये क्या है, इसका तीसरा मूल्य है। अगर लास्ट देख ले, कौन सा, चौथा देख ले, तो चौथा यही है कि सामुदायिक स्वनिर्भरता, क्या करना, चौथा क्या है इसका मूल्य, सामुदायिक स्वनिर्भरता। क्या है, तो सामुदायिक स्वनिर्भरता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसे। क्या कहा जाता है, निर्धनों के लिए कार्यक्रम या निर्धनों द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसे कहा जाता है, NRLM को। किसे, NRLM को। प्रारंभ कब हुआ, तो जून 2011 को। कब हुआ, जून 2011।
नाम परिवर्तन कब हुआ? तो 23 मार्च 2016 में। कब हुआ? 23 मार्च 2016 में। क्या जोड़ा गया? तो DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये क्या हो गया? 2016 में पूर्ण नाम हो गया, ठीक है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीब परिवारों के अनेक प्रकार के क्या करना, उसे आजीविका को बढ़ावा देना, ठीक है, और वित्तीय क्षेत्रों में क्या करना, या फिर वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच के माध्यम से क्या करना, उनकी गरीबी को क्या करना, खत्म करना। क्या करना? खत्म करना, ठीक है। सहायता कौन दे रहा है? तो विश्व बैंक आंशिक निवेश सहायता क्या कर रहा है? प्रदान करता है, ठीक है। NRLM मिशन क्या है? तो गरीब परिवार को उपयोगी स्वरोजगार और जो कौशल, ठीक है, कौन सा? कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर क्या करना, उनकी निर्धनता को कम करना। क्या करना? कम करना। हमने देखा NRLM के मूल्य क्या है? तो NRLM के सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना और उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना, ताकि उसके में स्किल क्या हो, डेवलप हो। सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। तीसरा है आयोजना, क्रियान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों में गरीबों को स्वामित्व तथा उनकी भूमिका क्या करना, सुनिश्चित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना, ठीक है। लास्ट क्या देखिए? सामुदायिक स्वनिर्भरता, अर्थात अगर इस योजना के माध्यम से परिवार के से एक सदस्य क्या हो गए, मतलब स्वनिर्भरता हो गया। क्या हो गया? स्वनिर्भरता हो गया, तो उस परिवार को क्या कर लेगा? वो निर्भर हो जाएगा, ठीक, परिवार उस पर निर्भर हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है हमें? एक परिवार को नहीं, पूरे गांव को, पूरे समुदाय को क्या करना? सामुदायिक स्वनिर्भरता करना। क्या करना? स्वनिर्भरता, पूरे समाज को क्या करना? स्वनिर्भरता प्रदान करना ही क्या है, इसका मूल्य है, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे, ठीक है। देश और मूल्य के बाद देख लेंगे क्या चीज? पात्रता। क्या देख लेंगे? इसका पात्रता, इसका NRLM, ठीक है, इसका NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? पात्रता कौन होंगे जी इसके पात्रता? तो सबसे पहला वह होगा जो क्या होगा, वह स्व सहायता समूह की खाता बहियों के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? स्वयं सहायता समूह के खाता बहियों के अनुसार, ठीक है। स्वयं सहायता समूह वे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह तक कितना 6 माह तक कितने तक 6 माह तक क्या करे, सक्रिय अस्तित्व में हो। क्या हो? स्वयं सहायता समूह के खाता बहियों के अनुसार वे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह तक सक्रिय क्या हो, सक्रिय अस्तित्व में हो, सक्रिय अस्तित्व में हो, वो क्या होंगे? इसके लिए पात्र होंगे। न कि खाता खोलने के तारीख से, ठीक है, न कि खाता खोलने के तारीख से, ठीक है। दूसरा ये क्या था? पहला पात्रता की शर्त थे। दूसरा क्या है? तो स्व सहायता समूह के 5 सूत्रों को पालन करने वाला समूह, ठीक है। किसका? तो स्व सहायता समूह के 5 सूत्रों, ठीक है। कौन से? 5 सूत्रों के पालन करने वाले समूह क्या होंगे? इसके पात्र होंगे। कौन कौन से वो 5 सूत्र है, ठीक है, क्या चीज? कौन कौन से वो 5 सूत्र है? तो पहला है इसका नियमित बैठके। क्या होना चाहिए? नियमित बैठके, इसका प्रथम है। दूसरा क्या है? तो नियमित बचत। क्या है? नियमित बचत, ठीक है। बात करें तीसरा तो क्या आ जाएगा? नियमित बैठके, नियमित क्या हो गया? बचत होगा, और नियमित अंतर ऋण। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? नियमित अंतर ऋण, अंतर ऋण।
अर्थात लोन। ठीक है, लोन के बीच और ब्याज के बीच जो गैप है ना, अंतर, उसी को क्या बोलते हैं, नियमित अंतर ऋण। ठीक है, लोन के लिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा हो गया ना। चौथा आपका क्या हो जाएगा, नियमित पुनर्भुगतान। क्या हो जाएगा, नियमित पुनर्भुगतान, इसका ये है। और पांचवा क्या आ जाएगा, पंचसूत्र में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पंचसूत्र में पांचवा क्या आ जाएगा, अद्यतन खाता बही। क्या आ जाएगा, अद्यतन खाता बही, अर्थात रेगुलर खाता बही। ये पंचसूत्रों को पालन करने वाला समूह क्या हो जाएंगे, इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो हो जाएंगे। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, कौन, कितना नंबर, तीसरा, तो नाबार्ड द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार जो योग्य है। ठीक है, इसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा निर्धारित इसे मापदंडों। ठीक है, इसे मापदंडों, तो निर्बाध द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मापदंडों के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर कौन सा मापदंडों के अनुसार, तो ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मापदंडों के अनुसार क्या हो, योग्य हो। क्या हो, योग्य वह समूह। ठीक है, क्या हो, वह समूह, या फिर जब भी एसएचजी की बैठकें होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, बैठकें होंगे। ठीक है, कौन सा, तो जब भी योग्य, जब भी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जब भी एसएचजी के संघ अस्तित्व में आएंगे, क्या आएंगे, इसके संघ अस्तित्व में आएंगे, संघ किसमें आएंगे, अस्तित्व में आएंगे, इसमें आएंगे, अस्तित्व में आएंगे, तब उनकी बैठकों में। ठीक है, इसमें बैठकों की सहायता के लिए, किसके लिए, तो बैठकों की सहायता के लिए संघों द्वारा ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। आएंगे तो, ठीक है, आएंगे तो संघों के बैठकों के लिए। ठीक है, इसके लिए, बैठकों के लिए, बैठकों के लिए क्या चीज, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का कार्य करना क्या है, ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है, इसके लिए, बैठकों के लिए। ठीक है, तो बैठकों के सहायता के लिए, जी, बैठकों के सहायता के लिए, बैठकों के सहायता के लिए क्या करना, ग्रेडिंग का कार्य करना। ग्रेडिंग कार्य किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ग्रेडिंग का कार्य किया जा सकता है। और चौथा पात्रता इसका यह है कि जो स्वयं सहायता समूह क्या है, क्या है, बंद है, क्या है, बंद है, वो भी ऋण के लिए क्या होंगे, पात्र है। ठीक है, मौजूदा बंद पड़े स्व सहायता की ऋण के लिए क्या है, पात्र है। ठीक है, क्या है, पात्र है। तो मौजूदा बंद स्व सहायता समूह भी ऋण के लिए पात्र है। क्या है, ऋण के लिए पात्र है, बशर्ते, ठीक है, क्या चीज, बशर्ते, या फिर यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। क्या किया जाए, यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और कम से कम 3 माह, कितना माह, कम से कम 3 माह क्या हो, पुनर्जीवित किया जाए और कम से कम 3 माह तक वो क्या रहे, सक्रिय रहे, 3 माह तक क्या रहे, सक्रिय रहे। इसे और समझा देता हूं ना, चलो। पात्रता क्या है, तो स्व सहायता समूह के खाता बहियों के अनुसार, किसके अनुसार, खाता बहियों के अनुसार, मतलब खाता धारकों के अनुसार, वे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह तक सक्रिय अस्तित्व में हो,
न कि खाता खोलने की तारीख से। मतलब वह सहायता समूह जो 6 माह तक क्या हो, सक्रिय हो, वह क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, न कि खाता खुलाने के तारीख से। कहने का मतलब है कि समूह बना, खाता खुला और खाता खुलने के 6 माह तक नहीं, अगर वह समूह क्या है, सक्रिय है, तब उसके होंगे क्या होंगे, पात्र होंगे। दूसरा क्या है, स्व सहायता समूह के पंचसूत्रों के पालन करने वाला समूह। पंचसूत्र क्या क्या है, तो नियमित बैठकें है, नियमित बचत है, नियमित अंतर ऋण है, नियमित क्या है आपका पुनर्भुगतान है, और क्या है, अद्यतन खाता बही। ये 5 सूत्र क्या है, स्व सहायता समूह के पंचसूत्रों के अंतर्गत आता है। इसे पालन करने वाला क्या है, पात्र होंगे। तीसरा क्या है, नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मापदंडों के अनुसार जो योग्य है, क्या है, योग्य है। जब भी एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप संघ अस्तित्व में आएंगे तो संघों के बैठकों को सहायता के लिए, किसके लिए, तो संघों के बैठकों के सहायता के लिए क्या करना, ग्रेडिंग का कार्य किया जा सकता है, वह भी क्या है, पात्र है। और चौथा क्या है, जो मौजूदा बंद पड़े स्व सहायता समूह हैं वह भी ऋण के लिए क्या है, पात्र हैं, बशर्ते या फिर क्या कह सकते हैं, यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और कम से कम 3 माह तक वह क्या हो, सक्रिय रहे, तो वो भी क्या है, उनके लिए पात्र है। क्या है, पात्र हैं। ये एनआरएलएम थोड़ा क्या है, टफ है, इसमें ना लंबा लंबा चीज है, और यही चीज क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, कि इनमें से कौन कौन से पात्रता है जो एनआरएलएम के लिए है करके। एक विदाउट पात्रता दे देगा और 3 क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपकी पात्रता सम्मिलित हो जाएगा। तो इन शब्दों को थोड़ा सा याद रखना कि पंचसूत्रों वाला स्व सहायता समूह है, और 6 माह तक जो सक्रिय सहायता समूह है वो भी आ जाएगा। और नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मापदंडों के अनुसार जब एसएचजी संघों के बैठकों की होता है, तब उस समय ग्रेडिंग का कार्य क्या होना, किया जाता है। और चौथा क्या है, जो बंद पड़े स्व सहायता समूह हैं वह भी क्या है, ऋण के लिए पात्र हैं। ठीक है, क्या है, पात्र हैं, यदि क्या हो, पात्र हैं यदि उन्हें क्या हो, पुनर्जीवित किया जाए और कम से कम 3 माह तक क्या हो, सक्रिय रहे, तब वह क्या भी होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, आज के लिए लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज, सहायक संरचना, मतलब इस योजना को चलाने के लिए। ठीक है, जो सहायक संरचना है वह क्या क्या है। तो सहायक संरचना में अभी तक हमने देखा है 3 स्तर। ठीक है, सरकार का 3 स्तर। इसमें सहायक संरचना में कितने देखेंगे, 4 देखेंगे। कितना देखेंगे, 4 देखेंगे। कौन कौन सा, तो देख लो। एक आ जाएगा आपका कौन सा स्तर, तो केंद्र स्तर। कौन सा आ जाएगा, केंद्र स्तर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, केंद्र स्तर। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, राज्य स्तर। कौन सा, राज्य स्तर। तीसरा आता है आपका जिला स्तर। कौन सा, जिला स्तर। और लास्ट आ जाएगा आपका उप जिला स्तर। क्या आ जाएगा आपका, उप जिला स्तर, जिसे ब्लॉक स्तर भी कहा जा सकता है। ठीक है, उप जिला स्तर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो, केंद्र में क्या रहेगा आपका, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्टेट में क्या रहेगा आपका, SRLM, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, SMMU स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, जिला स्तर को क्या कह सकते हैं, DMMU, या DMMU डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। और उप जिला स्तर को अर्थात ब्लॉक BMMU, क्या हो जाएगा, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये संरचना के बारे में हम लोग आगे कल देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में, जो सहायक संरचना है उसके बारे में, अर्थात इसका गठन, इसका गठन, इसका गठन, इसका गठन, क्या कार्य है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। तो NRLM लगभग कल हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कल में वह क्या हो, समाप्त हो जाए, और फिर अगले दिन क्या करें, प्रधानमंत्री आवास योजना को पढ़ें। ठीक है, चलो ठीक।